हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीएड की क्लास चल रही है, थर्ड सेमेस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पेपर सेकेंड जिसका नाम क्या है तो लिंग विद्यालय और समाज यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। और आज जिसका क्लास नंबर थर्ड है, इसके पहले दो क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। उन क्लासेस को आप लोग नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लास को एक बार अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मूल सुधारवादी व समाजवादी नारीवाद को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके प्रमुख लक्ष्य को समझेंगे, कैसे समाज में इनके द्वारा समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इन नारीवाद इन एक तरीके से इस आंदोलन की वजह से कैसे समानता लाया जा रहा है, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले आज की इस क्लास में। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई या फिर महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, इनके लिए तो क्लास बिल्कुल यूजफुल है। उसके साथ साथ आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है लिंग विद्यालय और समाज, तो पूरी क्लास को अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग 80+%, तो खूब अच्छे से मेहनत करिए और द परफेक्ट स्टडी का और अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और अच्छे से अच्छा परसेंटेज लेके आइए। ठीक है, चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है तो मूल सुधारवादी नारीवाद। अच्छा, नारीवाद का सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो पहले कुछ डायग्राम लेके आया हूं, अगर इसे समझ लेंगे तो आधा से ज्यादा पॉइंट यही समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज समझूं, आपसे अगर ये मैं पूछूं कि बच्चे ये बताओ कि कोई भी समाज का निर्माण किन दो तत्वों से मिलकर बनता है। अगर हम स्त्री पुरुष को तत्व कहें, एलिमेंट कहें, तो कहेंगे कि सर जी कोई दुनिया का कोई भी समाज है, दुनिया का कोई भी सोसाइटी है, उसमें दो लोग अनिवार्य होंगे। एक को भैया आप कह सकते हो सर, एक होंगे आपके पुरुष और एक सर होंगी स्त्री। कहोगे सर जी हम बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। अगर दोनों में से किसी एक को कट कर दिया जाए, अगर भैया हमारे समाज के निर्माण में पुरुष को कट कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि महिलाएं ही सिर्फ समाज को चला सकती है, नहीं। अगर महिलाओं को कट कर दिया जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही समाज को चला पाएंगे। तो बैलेंस बराबर करने के लिए समाज में दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। कहोगे हाँ सर जी दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। जब दोनों का महत्वपूर्ण रोल है तो हम क्यों किसी एक को दबाएं, क्यों किसी एक का विकास होने से हम उसे रोकें। और जब किसी का विकास होने से रोकते हैं तो भैया तभी क्रांति या फिर तभी आंदोलन की शुरुआत होती है। और उसी के बाद मूल सुधारवादी और समाजवादी नारीवाद का एक तरीके से प्रमुख चढ़बढ़ के इनमें लोग हिस्सा लिए और ये कहे कि भैया हमको अभी समाज का मुख्य भागीदारी बनाओ। देखो ध्यान से समझना, इस डायग्राम को ऐसे समझिए। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई एक, इस पे आपको मान लीजिए ऐसे डायग्राम है कोई, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्त्री है, यहाँ पे स्त्री हैं और यहाँ पे पुरुष हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पुरुष हैं। अब कहोगे सर जी ये संतुलन बिल्कुल ही गड़बड़ है, ये ठीक डायग्राम नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों का समान रोल है, ठीक है, लेकिन देखो समाज द्वारा स्त्रियों को दबा दिया गया और ये जो डायग्राम है इसको यहां कर दिया गया। लेकिन इसी डायग्राम को फिर भैया एक तरीके से बैलेंस में लाने के लिए प्रमुख प्रमुख आंदोलन चलाए गए, जिनमें से समाजवादी हो गए एक तरीके से, उसके साथ साथ आपके मूल सुधारवादी हो गए। ठीक है, तो इन सब उदारवादी नारीवाद हो गए, इन सब आंदोलनों की शुरुआत की गई, जिसमें से ये बताया गया कि भैया स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों समाज में अपना एक समान रूप से की रोल प्ले करते हैं। तो दोनों किसी ऐसा ना करो कि किसी एक को दबा के रखो और ना ही किसी एक को फुल फ्रीडम दो, दोनों को बराबर आप फ्री करो, दोनों को बढ़ने का मौका दीजिए। ठीक है, ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। आप उम्मीद करते समझ गए होंगे कि मूल सुधारवादी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भैया एक समाज में दो प्राणी हैं, एक स्त्री एक पुरुष, तो पुरुष को तो खूब बढ़ने के लिए दिया गया लेकिन स्त्री को रोक दिया गया। तो इसीलिए मूल सुधारवादी और नारीवाद में यह बताया गया कि भैया हम स्त्रियों को भी समान करेंगे और कैसे उनका दबाव किया गया, कैसे उनको दबाया गया, उन सब चीजों को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीरियस टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से बहुत पेशेंस से पूरी क्लास को देखिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए बीएड के एकदम जड़ में प्रहार कर रहे हैं, फिर जैसे ही आगे आप आगे की कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लास को पढ़िए। देखिए आइए सबसे पहले बात करते सर नारीवाद का अर्थ क्या होता है। देखो नारीवाद को जब आप तोड़ेंगे ना तो यहां से दो शब्द निकलेंगे। ठीक है, एक तो नारी और एक वादी। नारी का अर्थ होता है भैया स्त्री, हम सभी जानते हैं। ठीक है, नारी का अर्थ होता है स्त्री महिला। ठीक है, तो अब कहोगे सर वादी, तो वादी का अर्थ होता है विचार, यानी नारियों से महिलाओं से रिलेटेड जो विचार हैं उन्हीं को हम कहते हैं नारीवाद। ठीक है, इसको और समझने के लिए आप महिलावाद भी कह सकते हैं। अपने समझने के लिए अगर इसको आप स्त्री कह रहे हैं,
अगर आप इसे स्त्री कह रहे हैं तो स्त्रीवाद को आप कह सकते हैं ना कि भैया वैसी विचारधारा जो स्त्रियों से रिलेटेड हो, तो उसी को हम नारीवाद कहते हैं, उसी को हम एक तरीके से फेमिनिज्म कहते हैं। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे कि नारीवाद का अर्थ क्या होता है। तो नारीवाद दो शब्दों से मिलकर बना, एक तरीके से नारी और वाद। नारी का अर्थ होता है स्त्री, वाद का अर्थ होता है विचार। नारी का अर्थ वाद का अर्थ होता है सर हमारे विचार, यानी नारियों यानी स्त्रियों से रिलेटेड जो भी थॉट है, जो भी विचार हैं, उनको हम नारीवाद, उनको हम फेमिनिज्म कह के पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, देखो नारीवाद से तात्पर्य नारियों से संबंधित विचारधारा, यानी महिलाओं से संबंधित जो भी विचारधारा है उसे हम नारीवाद के अंतर्गत आएंगे। अगर इतना समझ गए तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूल सुधारवादी और समाजवादी। अब मैं नारीवाद आपको बता दिया, नारीवाद का अर्थ ही होता है कि भैया समाज में जब स्त्रियों से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो उसे हम कह सकते हैं कि वो है नारीवाद। ठीक है, यानी जिसमें स्त्रियों की बातचीत हो रही है वो नारीवाद से रिलेटेड है, उसे हम ये कह के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग मूल सुधारवादी नारीवाद से, और क्लास को खूब अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आइए रेडिकल फेमिनिज्म को हम लोग समझते हैं। देखिए, मूल सुधारवादी नारीवाद का तात्पर्य है नारियों की स्थिति में सुधार करने वाले सुधारक, जो समस्या की जड़ में जाकर सुधार करने की इच्छा रखते हैं। देखो सिंपल सा ना, पूरे आपके पेपर में जेंडर, लिंग एंड सोसाइटी और स्कूल में आपको सिर्फ ये डायग्राम आपके दिमाग में रखना है। अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जितने भी यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, अगर इस डायग्राम को अपने दिल दिमाग में बैठा लिए तो पेपर सेकंड में सबसे ज्यादा नंबर गेन करोगे। देखो कहने का मतलब है जहां पे स्त्री पुरुष का नाम आए तो कभी भी आपके अंतर्गत मतभेद उत्पन्न ना हो, भेद उत्पन्न ना हो। आप उन दोनों में एक तरीके से उनका खंडन ना करें, बल्कि उनको एक रूप में देखें, उन दोनों को बिल्कुल बराबर देखें। अगर समाज का आप निर्माण करना चाहते हैं किसी समाज का, तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। अगर इस तथ्य को जो समझ गया ना, वो सेकंड पेपर में सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मूल सुधारवादी नारीवाद समझ गए कि नारियों की स्थिति में जो सुधार करने की इच्छा रखते हो, बिल्कुल जड़ से ऊपरी ऊपरी बात ना करते हो कि नहीं महिलाओं को सुधार करना चाहिए, महिलाओं को फ्री देना चाहिए, नहीं, उनके लिए आंदोलन चलाए, उनके लिए एक तरीके से डेली आंदोलन चला के उनके स्थिति में सुधार करे, तो हम कह सकते हैं कि ये मूल सुधारवादी नारीवाद है। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, कि नारियों की स्थिति में एक तरीके से अस्थायी सुधार करने की जो इच्छा रखते हो, उन्हें हम मूल सुधारवादी नारीवाद कहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, इस मूल सुधार नारीवाद की शुरुआत कहां की गई? तो भैया ये अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई। कहां की गई सर? तो ये अमेरिका में सर इसकी शुरुआत की गई, और उसके साथ साथ यह महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सभी क्षेत्रों में बोला गया भैया सुधारवादी में कि भैया हम महिलाओं की सभी स्थिति में सुधार करेंगे, एक तरीके से उस समाज में उनको एक तरीके से बराबरी का दर्जा दिलाएंगे पुरुषों की अपेक्षा, ताकि वो अपना डेवलपमेंट और अच्छा से कर पाए। यही मूल सुधारवादी का कॉन्सेप्ट होता है, यही रेडिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। अगर इतना समझ गए तो एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। ठीक है, चलिए आइए मूल सुधारवादी नारीवाद के समक्ष स्त्रियों की असमान स्थिति, स्त्रियों की अशिक्षा, उसके बाद सामाजिक तथा आर्थिक इत्यादि जगत में प्रतिनिधित्व न हो पाना, स्त्रियों से संबंधित कुरीतियां इत्यादि थी। देखिए सबसे पहले हम सब जानते थे कि जो भी स्त्रियां थी पहले से लेके आज भी, उनको एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र हो गया, चाहे एक तरीके से शिक्षा का क्षेत्र हो गया, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो गया, उनको बढ़ चढ़ के हम भाग नहीं लेने देते हैं। ठीक है, एक तरीके से अपनी एक तरीके जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है उसका प्रभुत्व जमाते हैं। तो इन सब की जितनी एक कुरीतियां थी, इनसे निजात पाने के लिए एक नारीवाद का संगठन बना, जिसे हम कह सकते हैं मूल सुधारवादी नारीवाद। यानी स्त्रियों को भैया इस सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत ये कहा गया कि हम इनको बराबर लाएंगे, यानी समाज में इनको जो द्वयम दर्जा प्राप्त है उनको हम प्रथम दर्जा दिलाएंगे, यानी पुरुषों के समान इन्हें खड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये मूल सुधारवादी का कॉन्सेप्ट होता है। अगर एग्जाम में इतना आपके पूछे तो खूब अच्छे से इसको लिखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए मूल सुधारवादी का कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हैं तो एक बार यस करिए कि हाँ सर मूल सुधारवादी हम समझ गए कि जिसमें स्त्रियों की स्थितियों की सुधार करने की बात करता है। ठीक है, यानी स्त्रियों की जो भी स्थिति है उसमें हम जड़ से सुधार करें तो वो मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत आएगा, वो रेडिकल फेमिनिज्म के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी देखो जो भी आंदोलन चलाया गया उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे पहले पर्दा प्रथा, उसके बाद सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, यानी एक पुरुष जो था एक पत्नी के अलावा
कई पत्नियों से ब्याह करता था, कई महिलाओं से ब्याह करता था, तो उसे हम बहुपत्नी विवाह भी कहते थे। तो एक प्रकार से ये भी कुरीतियां हैं समाज की। कहते हैं कि आप 100 शादी करने से अच्छा है कि एक ही शादी को इतना प्यार दीजिए कि वह शादियों के बराबर आपका की जीवन व्यतीत हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बहुपत्नी का एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, इस पे रोक लगाया जाए, सती प्रथा पे रोक लगाया जाए, प्रदा प्रथा पे रोक लगाया जाए, जो दहेज प्रथा चल रही है, इस पे तो अभी फिलहाल कोई एक तरीके से बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस पे बहुत एक स्ट्रिक्ट तरीके से डिसीजन लेता भी है। ठीक है, तो इन सबसे बचाकर स्त्रियों को शिक्षा, स्त्रियों को समानता तक पहुंचाने की चुनौती थी और उनके अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती थी। तो किसका इसके ऊपर दायित्व बना? तो भैया वो मूल सुधारवादी नारीवाद था। वो बताया कि पर्दा प्रथा को जड़ से समाप्त करना चाहिए, सती प्रथा को जड़ से समाप्त करना चाहिए, बहुपत्नी विवाह जो हो रहा है उसको हम जड़ से समाप्त करेंगे। ठीक है, जो दहेज प्रथा समाज में चल रही है, एक तरीके से स्त्रियों का शोषण किया जा रहा है, इसको हम जड़ से समाप्त करेंगे और ये तभी हो पाएगा जब हम स्त्रियों को शिक्षा देंगे, उनको समानता के अवसर देंगे। ठीक है, चलिए, ये मूल सुधारवादी का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते इसे खूब अच्छे से आप लोग समझेंगे और इसको समझने का प्रयास भी करिए। ठीक है, चलिए आइए चीजें आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए, इस सुधारवादी कार्य के पश्चात महिलाओं से संबंधित कुरीतियों में कमी आई। जो मूल सुधारवादी का कॉन्सेप्ट था नारीवाद का, अगर उसमें इससे वो आंदोलन चलाए, ठीक है, कि पर्दा प्रथा खत्म होना चाहिए, दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए, एक तरीके से उनको शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए, तो ये सब आंदोलन चलाने के बाद स्त्रियां में जो कुरीतियां थी, उनसे संबंधित जितनी भी कुरीतियां थी उनमें कमी आई। जैसे बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बहुपत्नी हो गया, सती प्रथा हो गया, इन सब में थोड़ा सा कमी आई और इनको अपराध की श्रेणी में रखा गया कि भैया जो भी इस प्रकार का एक तरीके से कोई भी दहेज लेगा, बहुत ज्यादा दहेज कहने का मतलब है दहेज के लिए एक तरीके से किसी को प्रताड़ित करेगा और सती प्रथा के लिए किसी को मजबूर करेगा, बहुपत्नी कोई बहुत ज्यादा रखने का प्रयास करेगा, तो भैया उसको एक तरीके से कानून की श्रेणी में रखा जाएगा। और ये किसने बताया? तो ये मूल सुधारवादी नारीवादी ने बताया। ठीक है, तो उम्मीद करते इतना आप लोग समझेंगे और इतना समझने का प्रयास भी करिए। और ये टॉपिक हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है कि मूल सुधारवादी नारीवाद के कॉन्सेप्ट को बताइए, तो भैया एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि मूल सुधारवादी नारी का कॉन्सेप्ट था कि समाज में जो स्त्रियों की दुर्दशा हो रही है उनसे उनको निजात दिलाना। ये मूल सुधारवादी का कॉन्सेप्ट था, इसको कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद पुरुषों की छत्र छाया को तोड़ने के लिए, स्त्रियों को आर्थिक अधिकार प्रदान करने के लिए भी प्रयास किए गए। यानी मूल सुधारवादी में जो भी आपको ऐसा बताया जाता ना कि आप पुरुषों की छत्र छाया में रहो, ठीक है, पूरे जीवन किसी पुरुष के छत्र छाया में रह के व्यतीत कर दो, तो ये गलत बात है। भैया जब समाज के दो पहलू हैं, स्त्री और पुरुष, तो क्यों कोई किसी के अधीन रहे? सबको पूरा आजादी होनी चाहिए जीवन जीने के लिए। तो इस प्रकार से ये आंदोलन बताया कि नहीं भैया, स्त्रियों को बिल्कुल फ्री छोड़ो, उनको अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने दो। ठीक है, अगर उनसे कोई दुर्व्यवहार करा तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनको सक्षम बनाओ। ठीक है, स्त्रियों को आर्थिक अधिकार दो, ठीक है, उनको एक तरीके से सक्षम बनाइए ताकि अपना डिसीजन वो स्वयं ले पाए। तो ये सब किसके द्वारा हो पाया? तो मूल सुधारी नारीवाद जो आंदोलन चलाया गया भैया, वो इसमें इसका मुख्य रोल से अपना एक तरीके से मुख्य भूमिका इन्होंने निभाया, मूल सुधारवादी। ठीक है, मूल सुधारवादी में जैसे हमारे भारत के राजा राम मनमोहन राय, उसके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जितने भी यहाँ महान महान ये भैया भारतीय हुए, इन्होंने स्त्रियों के बारे में बहुत एक तरीके से प्रचंड तरीके से आवाज भी उठाया। इन्होंने बताया स्त्रियों को समाज में भैया एक तरीके से बराबरी का हिस्सेदारी देना ही चाहिए। ठीक है, उनको किसी भी आधार पे, चाहे राजनीतिक, चाहे एक तरीके से सामाजिक, चाहे आर्थिक, उनको नहीं दबाना चाहिए, बल्कि उनको एक तरीके से अच्छे से उनका एक तरीके डेवलपमेंट कराइए। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब स्त्रियों को हम शिक्षा से जोड़ पाए। ठीक है, तो जितने भी यहाँ महान भारतीय हुए, इन्होंने स्त्रियों के बारे में आवाज उठाया। महात्मा गांधी जी भी इसमें एक तरीके से चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे और उन्होंने बताया कि भैया स्त्री शिक्षा के वो जोरदार समर्थक भी थे, कि एक तरीके से महात्मा गांधी जी वो भी कहते थे कि स्त्री शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि समाज के दो पहलू, स्त्री और पुरुष, दोनों पहलू को शिक्षित करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, उसके बाद चाहे आपके बौद्धिस्ट हो गए, चाहे आपके बौद्ध हो गए, चाहे आपके जैन धर्म वाले हो गए, ठीक है, ये लोग भी स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की जो दीनहीन दशा है उनको जागरूक करने का प्रयास किया। और उन्होंने बताया कि स्त्रियों की शिक्षा को भैया बिल्कुल एक तरीके से चढ़ बढ़ के दिया जाए, उनको स्त्रियों को शिक्षित किया जाए, तभी हमारे समाज का मूल रूप से एक तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा। उम्मीद करते इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम लोग समाजवादी नारीवाद की तरफ चलेंगे, यानी सोशलिस्ट जो फेमिनिज्म है इसकी बात करेंगे। उसके पहले एक बार अगर आपको
मूल सुधारवादी नारीवाद में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। एक बार मैं इसको और रिपीट करना चाहूंगा। देखिए, जब बात आती है रेडिकल फेमिनिज्म की तो हम ये कहते हैं कि भैया स्त्रियों यानी नारियों, महिलाओं, बहन बेटियों की स्थिति में सुधार करना ही मूल सुधारवादी नारीवाद का लक्ष्य था। जैसे कैसे उनकी स्थितियों में सुधार, जैसे बहुप्रथा हो गई, बहुपत्नी प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, एक तरीके से उनको एक तरीके से किसी शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था। कहने का मतलब उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ये तरीके समाज की हमारी कुरीतियां हैं। देखो ध्यान समझना, जो भी व्यक्ति शिक्षित होगा वो कभी भी महिलाओं को पढ़ने से लिए रोक ही नहीं सकता। तो इन सब का निष्कर्ष अगर निकाला जाए कि सर जी हम महिलाओं की स्थिति कैसे सुधार कर सकते हैं, तो उसका सिर्फ एक जरिया है, वो है शिक्षा, वो है एजुकेशन। अगर महिलाओं को आप शिक्षित कर दिए, उन्हें एजुकेट कर दिए, तो वो अपना बचाव खुद कर लेंगी। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग समझ गए, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए कि भैया मूल सुधारवादी का कॉन्सेप्ट क्या है कि नारियों की स्थिति में सुधार करना, और ऐसी सुधार नहीं कि टेम्पररी सुधार नहीं, बल्कि उनमें जड़ में जाकर उनकी स्थिति में सुधार करना ही मूल सुधारवादी के अंतर्गत आता है। और ये भैया रेडिकल फेमिनिज्म उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसकी शुरुआत कहां की गई थी, तो भैया इसकी प्रारंभ में शुरुआत अमेरिका में भी की गई थी, और इसके एक तरीके से इसके सक्सेस को देखते हुए भारत में भी इसकी शुरुआत की गई। और राजा राम मोहन राय हो गए, इसके बाद की ईश्वर विद्यासागर जी हो गए, और तरह तरह के जितने भी भारतीय हुए भैया वो स्त्रियों की शिक्षा में चढ़ बढ़ के भाग लिए और कहे कि देखो भैया स्त्री की शिक्षा अनिवार्य है और स्त्री को शिक्षा दी ही जानी चाहिए ताकि वो अपनी स्थिति में सुधार कर पाए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट को समझोगे, मूल सुधारवादी नारीवाद के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए आइए अब थोड़ा सा समाजवादी नारीवाद के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर इन दोनों के लक्ष्य के बारे में जानेंगे और अब ये क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं समाजवादी नारीवाद। देखो समाजवाद कहता है भैया समाज में सबको बराबरी का हिस्सा देंगे। समाजवाद कहता भैया हम पूंजीपति के खिलाफ हैं, ठीक है, निजीकरण के खिलाफ हैं, ये कहता हमारा समाजवाद। तो समाजवाद नारीवाद कहता है कि भैया स्त्रियों का समाज में जो द्वयम दर्जा है, उनको जो द्वितीय दर्जा प्राप्त है, उनको हम पुरुषों के बराबरी में लाएंगे। और यही समाजवाद नारीवाद का मुख्य लक्ष्य हो जाता है कि स्त्रियों का जो भी शोषण हो रहा है उनसे हम उनको बचाएंगे। बिल्कुल रेडिकल फेमिनिज्म की तरह ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी है, बस थोड़ा सा अंतर इसका है कि भैया ये क्या कहते हैं कि हम समाज में एक तरीके जो भी स्त्री हैं उनको पुरुषों के बराबर लाएंगे। इसलिए पुरुषों के बराबर लाएंगे कि भैया जो समाज में स्त्री और पुरुष हैं उन दोनों के बिना समाज की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। कहोगे सर जी बात तो आपकी बिल्कुल सही है, अगर समाज को हम निर्माण करना चाहते, समाज को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो बिना स्त्री पुरुष के मुमकिन है ही नहीं। अरे भैया जब स्त्री पुरुष के बिना मुमकिन है ही नहीं, तब कैसे आप स्त्री को रोक सकते हो, कैसे उनको द्वैम दर्जा दे सकते हो। ठीक है, देखो मेरी बात को बस समझने के लिए समझना कि अगर ये बताओ आज भारत ना पूरे विश्व की सभी स्त्रियां मना कर दे कि हम शादी करेंगे ही नहीं, तो बताइए क्या ये हमारा समाज चल पाएगा, हमारी पीढ़ियां आगे आ पाएंगी। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी मानव का विकास हो पाएगा, कहोगे सर जी नहीं हो पाएगा। आप जानवरों में देखते होंगे भैया कि जानवर भी जो होते हैं फीमेल और जो मेल होते हैं वो भी अपने में भेदभाव नहीं करते, बल्कि वो मिलजुल के रहते हैं। तो जब जानवर फीमेल मेल में अंतर नहीं करते, वो दोनों अपना एक तरीके से सुचारू रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा जानवर इंसान है, तो ये स्त्रियों पुरुषों में क्यों विभेद कर रहा है। और इसी के खिलाफ समाजवादी नारीवाद हो गया, चाहे एक तरीके से उदारवादी नारीवाद हो गए, चाहे मूल सुधारवादी नारीवाद हो गए, ये इसी का विरोध करते हैं कि जो लिंगी विभेद है इसको हम ये क्यों करते हैं। अरे जब स्त्री पुरुष दोनों समाज के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम उनमें भेद करें क्यों। यही समाजवादी नारीवाद का एक तरीके से कॉन्सेप्ट है कि भैया बिना किसी आधार के हम भेदभाव किए बिना सभी को हम बराबर का दर्जा दे रहे हैं, वही होता है हमारा कि समाजवादी नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म वही होता है। उम्मीद करते इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। देखिए किसी भी तथ्य को ना मैं बड़ा तोड़ के समझाने का प्रयास करता हूं, उसके पीछे दो रीजन है, क्योंकि आप अभी मेच्योर पर्सन है, जब तक आप किसी भी चीजों को ना तोड़ के नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं इतना डीप में जाके चीजों को समझाता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। जैसे ही आपके दिमाग के सामने नारीवाद आएगा ना, तुरंत आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए और तुरंत आप कहना चाहिए सर नारीवाद आप बताए थे, नारी का अर्थ स्त्री, वाद का असर विचार, यानी स्त्रियों से रिलेटेड जो हम विचारधारा होती वो नारीवाद होता है।
और समाजवाद यानी सबको सर समान हिस्सा दे हम समाज में। तो हमारी नारीवाद का ऐसा विचारधारा जो समाज में सबको एक समान स्थिति दे, यही तो हमारा समाजवादी नारीवाद है। अगर इतना समझ गए तो समझ गए, समाज में स्त्रियों दोनों का भैया एक तरीके से दोनों का प्रयास है, दोनों को सुचारू रूप से चलाने में महत्व है स्त्री पुरुष दोनों का। बिना स्त्री बिना पुरुष के समाज की परिकल्पना कर ही नहीं सकते, बिना पुरुष बिना स्त्री के समाज की कल्पना की ही नहीं जा सकते। जब इन दोनों की बिना कल्पना नहीं की जा सकती तो किसी एक विशेष को हम क्यों भैया इसको आगे बढ़ाएं और क्यों किसी एक को रोके, दोनों को समान एक तरीके से बराबरी का हिस्सा दे। यही समाजवादी नारीवाद का मुख्य लक्ष्य है। उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समाज के प्रत्येक वर्ग व्यक्ति जब तक लिंगी भेदभाव की समाप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होगा तब तक बालक बालिका के मध्य विभेद विद्यमान रहेंगे। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए किसी के घर में अगर बेटी है तो भैया वो बेटी के पक्ष में रहेगा कि मेरी बेटी खूब पढ़े, लेकिन वो दूसरों के बेटी को यह सलाह दे रहे हैं नहीं उसको बाहर मत भेजो, भैया बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। तो एक तरीके से वो अपने बेटी को तो पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे की बेटी को रोक रहे हैं। तो ये लिंगी भेदभाव को दर्शाता है। तो ये तभी लिंगी भेदभाव समाप्त होगा जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महिला एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और देखो मेरी ये बात अच्छे से मान लेना, कुछ लोग इससे असहमत भी होंगे लेकिन ये मैं आपके समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं, मेरी बात खूब अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये मैं सुनते कहते हुए भी सुना हूं कि स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन स्त्री ही होती है। अब कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, और जो लोग सहमत नहीं है मेरी बात पहले सुन लीजिए। ठीक है, तो ये बात आ जाती है कि भैया स्त्री की जो दुश्मन स्त्री इसलिए होती है, क्योंकि सर इस पॉइंट पे आइए तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को बताना चाहेंगे। एक स्त्री जब भैया अपने घर में बेटी बन के रहती है तो उसकी मम्मी उसे खूब सपोर्ट करती, खूब पढ़ने के लिए देती हैं। लेकिन जब वही स्त्री के घर में कोई दूसरी की बहन बेटी आती है तो वही स्त्री उसको पढ़ने के लिए रोक देती है, कहती तुम बाहर मत जाओ। तो बताइए स्त्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? तो कहोगे सर स्त्री ही हुई। अपने बहन बेटी को तो वो कहेंगे खूब पढ़ो, लेकिन दूसरे की बहन बेटी उसी के घर में बहू बन के आ रही है तो वो उसको पढ़ने के लिए रोक देंगे। तो स्त्री का सबसे बड़ा स्त्री दुश्मन होती। अगर एक स्त्री का भैया सपोर्ट एक स्त्री करने पे उतर जाए तो ये जो लिंगी भेदभाव है तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये लिंगी भेदभाव जो है स्त्री पुरुष में जो भेदभाव है ये तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो इसके अपने बीएड के एग्जाम में लिख सकते हैं नोट पॉइंट बना के कि अगर लिंगी भेदभाव को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा तो भैया सबसे पहले हमको ये चाहिए कि स्त्रियों को हम शिक्षा दें, स्त्रियों में जागरूकता लाएं कि स्त्रियों का पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, वो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान के ट्रीट करें ताकि उनको उस तरीके से एक तरीके से पढ़ाएं लिखाएं, तो ये लिंगी भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो लोग सहमत है बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं भी सहमत है आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर इतने पे नहीं समझ पा रहे तो दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए कि समाज में अगर हम लोग बराबरी लाना चाहते हैं, यानी समाजवादी नारीवाद कहता है कि अगर हम समाज में सभी व्यक्तियों को, सभी स्त्री पुरुष को बराबर में लाना चाहते हैं तो भैया लिंगी भेदभाव को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, लिंगी भेदभाव को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग स्त्रियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करें, स्त्रियों में जागरूकता उत्पन्न करें, पुरुषों में जागरूकता उत्पन्न करें, बल्कि उन्हें शिक्षा भी दें। तब जाके हम समाज में लिंगी भेदभाव को जड़ से समाप्त करते हैं और यही हमारा समाजवादी का कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद करते इसे समझ गए होंगे। जैसे बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह निषेध हो गया, यानी जैसे कहते हैं ना पहले के समाज में मान लीजिए किसी कारणवश किसी पत्नी के किसी भी की एक स्त्री के पति का एक तरीके से दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती थी तो उनको जीवन भर विवाह करने के लिए, उनको विवाह करने के लिए एक तरीके से आदेश था ही नहीं, परमिशन थी ही नहीं, वो जीवन भर अकेली जीवन व्यतीत करती थी। बताइए ये कहां का एक तरीके समाधान है? हाँ, जो पत्नियां इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर पाती वो तो ठीक है, लेकिन जिसकी शादी अभी हाल फिलहाल में हुई ये समझने वाली बात है। अगर उसको हम भैया उसका पुनर्विवाह ना कराएं तो वो जीवन भर किसके सहारे, किससे अपना दुख सुख बांट सकेगी? ठीक है, तो इस प्रकार से जो विधवा पुनर्विवाह निषेध था, उसके बाद दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, आप सभी जानते हैं कि अगर लोग पहले प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाते हैं, अगर वो बेटी निकल गई तो कुछ लोग पहले ही उसको एक तरीके से जो भी करते हैं वो कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसके बाद शिशु हत्या हो गया। अंतिम संस्कार में पुरुषों को एक तरीके से महत्व दिया जाता है। पैतृक संपत्ति में एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ बेटों को अधिकार होता है, पुत्रों को अधिकार नहीं होता, पुत्रियों को अधिकार नहीं होता। पुत्र उत्पन्न करने के लिए हम स्त्रियों को दबाव देते हैं। इन सब के लिए जो लड़ा
उसको हम कह सकते हैं समाजवादी नारीवाद। ठीक है, यानी ये सब अधिकार दिलाने के लिए, यानी बाल विवाह को एक तरीके से जड़ से समाप्त करने के लिए जो एक तरीके से आंदोलन चलाया, उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं समाजवादी नारीवाद, सोशलिस्ट रेडिकल इसको कह सकते हैं, फेमिनिज्म इसको कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसे समझ गए तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। कहने का मतलब है साफ साफ कि भैया समाज की वह व्यवस्था जिसके द्वारा स्त्री पुरुष को हम बराबर मिला दे, वही हम कह सकते हैं समाजवाद, वही हम कह सकते हैं सोशलिस्ट, उसे हम कह सकते हैं रेडिकल फेमिनिज्म। उम्मीद करते हैं ये आप अच्छे समझ गए होंगे। ये एक प्रकार की विचारधारा है, एक प्रकार का ये आंदोलन है जिसमें स्त्री पुरुष को हम बराबर करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे। अब थोड़ा सा इसे भी समझ लीजिए। बालिकाओं के रहन सहन हो गए, खान पान हो गए, शिक्षा, सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया के अवसर, धार्मिक आयोजनों पर इत्यादि को दोहरा व्यवहार किया जाता है और इन व्यवहार से लड़ने के लिए हम समाजवादी नारीवाद का सहारा लेते हैं, ताकि स्त्रियों को ये नहीं खाना, स्त्रियों को ऐसे नहीं रहना, उनको ये नहीं पहनना है, उनको समाज में अंतःक्रिया यानी समाज से हम घुलने मिलने नहीं देंगे। ठीक है, सामाजिक वातावरण में हम रहने नहीं देंगे। ठीक है, उनके साथ जो दोहरी व्यवहार की प्रवृत्ति का एक तरीके से अपनाते हैं, उन सबसे निजात पाने के लिए हम लोग सामाजिक एक तरीके से हम लोग नारीवाद का उपयोग करते हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत हम लोग इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास करते हैं और ये उम्मीद करते हैं इन पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए अब अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए, आपका सब के सब कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए मूल सुधारवादी समाजवादी नारीवाद का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करिए। आइए एक एक पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि मूल सुधारवादी हो गए, ठीक है, चाहे रेडिकल एक तरीके से फेमिनिज्म हो गया, चाहे सोशलिस्ट फेमिनिज्म हो गया यानी समाजवादी नारीवाद हो गए, इनके मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं। अगर इन लक्ष्यों को एक एक को समझ गए तो समझिए आप एक तरीके से पूरे पॉइंट को समझ जाएंगे। मूल सुधारवादी समाजवादी नारीवाद का मुख्य लक्ष्य, मुख्य ध्येय, मुख्य एक तरीके से उद्देश्य होता है नारियों की समाज की मुख्य धारा में लाना, यानी स्त्रियों को समाज की मुख्य धारा, यानी जिस तरीके से पुरुषों का विकास हो रहा है, जिस तरीके से मेल वर्ग का विकास हो रहा है, वैसे फीमेल का, वैसे स्त्रियों का विकास हो, यही इनका लक्ष्य होता है। चाहे मूल सुधारवादी हो गए, चाहे उदारवादी हो गए, चाहे समाजवादी नारीवाद हो गए, इन सब का यही लक्ष्य होता है। अगर इतना समझ गए हैं तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा कुछ दिक्कत चल रही है, इसकी वजह से ये देखिए कलर नहीं चूज हो पा रहा है, पर कोई बात नहीं, हम अपना 100% दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए कलर कोई चूज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कोई टिक वगैरह नहीं लग पा रहा है, तो मैनेज कर लीजिएगा, बाकी मैं चीज समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके प्रमुख लक्ष्य का। एक बार समझ गए तो यस करिए कि सर हम मूल सुधारवादी और समाजवादी को जड़ से जाके समझे हैं और एक तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को सर समझे हैं। अब सर हमें आगे बताइए। ठीक है, चलिए आइए एक बार अगर यस करिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग पॉइंट को समझते हैं, इसके फर्स्ट लक्ष्य को समझते हैं कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, कुरीतियां मतलब कुरीतियों को और अच्छे समझने के लिए इसे आप दूसरे शब्द में समझ सकते हैं सामाजिक बुराइयां। जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह, यानी लड़की भैया 15 साल की, लड़की 16 साल की, लड़की 17 साल की है। अभी तो ये भैया एक तरीके से कोर्ट में ये चल रहा है कि लड़की की एज अगर 21 साल हो जाएगी तभी उसका एक तरीके से शादी किया जाएगा, और इसके समर्थन में मैं भी हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो कुछ लोग इसके अपोजिट में भी रहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के घर में 4 बेटियां हैं तो 21 साल की लोग कहते हैं बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता। नहीं, क्यों बर्डन हो रहा है, उनको शुरू से पढ़ाइए लिखाइए, वो खुद ही अपना एक तरीके से शादी का अपना प्रबंध कर लेंगी, वो अपना खुद ही रोजगार प्राप्त करके अपनी शादी विवाह खुद कर लेंगी। उन्हें शिक्षा दो। तो लड़कियों का जो सबसे उचित होता है भैया उम्र होती है वो 21 साल ही मानी जाती है, और ये अपने अपने अनुसार ये समझने वाली बात होती है। ठीक है, तो सामाजिक कुरीतियां जैसे कोई लड़की को 15 साल में कर देता है, कोई 14 साल में कर देता है, ये सामाजिक कुरीतियां हैं। एक तरीके से ये घोर अपराध है। ये पर्दा प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, उसके बाद कन्या शिशु हत्या हो गया। सबसे ज्यादा कन्या शिशु हत्या किस स्टेट में होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, तुरंत के तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर भारत के इस स्टेट में सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या या फिर कन्या शिशु हत्या होती है। ऑप्शन मैं पहले बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, उत्तर प्रदेश को मत टिक करना, अपना उत्तर प्रदेश इतना भी खराब नहीं है। ठीक है, चलो ये स्त्रियों को सम्मान देता है और देता रहेगा भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, और जितना भी कन्या भ्रूण हत्या वगैरह हो गई, इनके प्रति हम जागरूकता उत्पन्न करते हैं। किसके माध्यम से, तो हम अपने रेडिकल फेमिनिज्म के माध्यम से, सोशलिस्ट फेमिनिज्म के माध्यम से, यानी सामाजिक
सामाजिक नारीवाद के माध्यम से हम स्त्रियों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं कि वो बाल विवाह का विरोध करें, पर्दा प्रथा का विरोध करें, कन्या भ्रूण हत्या का, यानी जो बेटी अभी जन्म ली ही नहीं हो उसका जो हत्या कर दे रहे हैं उनका एक तरीके से विरोध करें। और ये मुख्य लक्ष्य होता है मूल सुधारवादी नारीवाद का। जो बच्चे हरियाणा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या किस स्टेट में होती है भैया? तो वो है आपका हरियाणा। ठीक है, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां का कम है? तो वो भैया कहां का है? हरियाणा स्टेट का है। ठीक है, चलिए उसके बाद सामाजिक कुरीतियों के बंधन को तोड़ने के लिए, नारियों को आगे आगे लाने के लिए, जैसे आजकल आजकल जो भैया है कि अंतिम संस्कार पुत्र ही करेगा, अपने पिता अपने मम्मी का, लेकिन ये बिल्कुल गलत ही है। ये कहां लिखा गया कि अंतिम संस्कार पुत्र ही करेगा तो मोक्ष मिलेगा? नहीं, पुत्री भी अंतिम संस्कार कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इस कुरीतियों को समाप्त करने के लिए स्त्रियों को आगे लाया जा रहा है, उनसे भी अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। उसके बाद दहेज मुक्ति के लिए हम तरह तरह के आंदोलन चलाते हैं, समाज में इनके खिलाफ एक तरीके जो ऐसा कर रहा है उनके कड़ा दंड भी लेते हैं। अपने इच्छा अनुसार अपने बेटी को दो, लेकिन जो मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं उनके खिलाफ आपको तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप प्रशासन में इसका आपको विरोध करना चाहिए। पर कहते ना कि सर बड़ी बड़ी बात कहने में तो बड़ा आसान है, करने में बड़ा कठिन है। ठीक है, विरोध करने जाएंगे सर वो शादी ही नहीं करेंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम भी इसी गांव, इसी मोहल्ले, इसी कस्बे में पले बड़े हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो सैद्धांतिक हैं, वो बताना हमारा फर्ज है। और आप में से कोई एक अगर आवाज उठा दिया तो समझो हिमांशु सर का पढ़ाना एक तरीके से सक्षम हो गया। ठीक है, ये जो जितने भी मूल सुधारवादी ये आप चीजें सुन रहे हो, ये भैया इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अभी आप कहीं अच्छे से घूम फिर पा रही हैं, कहीं जा पा रही हैं, उनका प्रमुख श्रेय जाता है ये मूल सुधारवादी और समाजवादी नारीवादियों के को। इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, तब जाके स्त्रियां शिक्षा ले पा रही हैं, बाल विवाह रुक पाया है। तो इनका हम सबको सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं इनको तोड़ा जाना चाहिए, जैसे दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह प्रथा, ये सबको तोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नारियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। देखिए, चाहे आपका सोशलिस्ट फेमिनिज्म हो गया, चाहे आपका रेडिकल फेमिनिज्म हो गया, चाहे उदारवादी फेमिनिज्म हो गया, ये सब कह रहे हैं ना स्त्री को हम शिक्षित करेंगे। मुख्य धारा कहने का, मुख्य धारा से ये मत समझिए, मुख्य धारा कहने का मतलब है जिस धारा में पुरुष पढ़ रहे हैं, जैसे एक बालक जैसे कोचिंग कैसे, ट्यूशन कैसे क्लास ले रहा है, वैसे स्त्रियों को भी हम शिक्षा में लाएंगे, वही मुख्य धारा होती है। ठीक है, यानी स्त्रियों को समान अवसर उपलब्ध कराएं, ये होती है मुख्य धारा। तो उनको जागरूक करें, उन्हें शिक्षित करें। ठीक है, चलिए नारियों की और समाज के अन्य व्यक्तियों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। शिक्षा एक ऐसा शब्द है, एजुकेशन एक ऐसा शब्द है जिसके वजह से हम नारियों को भैया समान अवसर दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दिया कि बाल विवाह अपराध है। ठीक है, दहेज प्रथा अपराध है। तो जैसे अगर कोई भी व्यक्ति आपसे, आपके घर वालों से खुले छूट दहेज मांग रहा है कि भैया हम तो शादी करेंगे लेकिन हमें 3 लाख रुपया चाहिए, हमें 2 लाख रुपया चाहिए, हमें एक तो हीरो होंडा चाहिए, हमें एक तो स्कूटी चाहिए, हमें कुछ चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि सर ये तो अपराध वाली बात है। कोई खुली मुंह मांगी रकम मांग रहा है, ये गलत बात है। तो आप उसका विरोध करेंगे। जब आप उसका विरोध करेंगे तो आपके आसपास जितनी लड़कियां होंगी वो कहेंगे अरे वो मान लीजिए कि मान लीजिए वो राधा विरोध की है तो मैं भी विरोध करूंगी। अगर वो व्यक्ति मुझे पैसे में, एक तरीके से पैसे में तौल रहा है, उसके लिए मैं वैल्यू नहीं कर रही हूं, मेरा पैसा वैल्यू है, तो मैं उसके साथ कैसे जीवन व्यतीत कर पाऊंगी? ये समझने वाली बात है। इसे थोड़ा सा ना एक तरीके साइकोलॉजी के हिसाब समझेंगे तो समझेंगे। जो व्यक्ति आपसे पैसा भी मांग रहा है शादी करने के लिए, यानी आपको अपना जीवन साथी चुनने के लिए आपसे पैसा ले रहा है, मुख मांगी रकम ले रहा है, तो वो आपको जीवन भर पैसे के लिए ही तड़पाएगा। उसके लिए पैसा ही महत्व रखता है। मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा, बस मैं जो चीजें अच्छी वो बता रहा हूं, जो समाजवादी, जो एक तरीके से मूल सुधारवादी का कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं मैं। ये चीज अपने दिमाग में रखना शादी विवाह करने से पहले। ठीक है, चलिए, और उम्मीद करते हैं मेरी बात समझेंगे। अनपढ़ लोगों को भी सरल शब्दों में समझाकर स्त्रियों की स्थिति में भागीदारी को बनाया जाना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप अनपढ़ ना करके अशिक्षित कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो व्यक्ति अशिक्षित है यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझाइए कि स्त्री जो होती है ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कोई मशीन के पुर्जे नहीं है, ये भी आपकी तरह ही सांस लेते हैं, आपकी तरह ही भोजन करते हैं, आपकी तरह ही शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं। तो भैया इनको भी समाज में एक तरीके से भागीदारी दीजिए, इनको भी समाज में आगे बढ़ने के लिए मौका दीजिए।
ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अगर 10 लोग कहीं बैठ गए हैं तो वो बात करते हैं। मान लीजिए किसी की बेटी अगर बाहर गई है पढ़ने, या फिर वो बाहर कहीं ट्यूशन करने जाती है सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे 8 बजे, तो लोग काना-भूसी करना चालू कर देते हैं। अरे उन फलाने की बिटिया पढ़ने जा रही है, अरे वो पढ़ेगी, वो अरे बिटिया को पढ़ा रहे हैं। ये कौन लोग करते हैं? जो अनपढ़ होते हैं। अनपढ़ कहने का मतलब गलत अर्थों में मत लेना, सब लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन मेरी बात कहने का सेंस समझना। ये वो लोग कहते हैं जो शिक्षा के अर्थ को समझते ही नहीं। कहते हैं सबसे बड़ा पढ़ा लिखा वही होता है जो सबसे ज्यादा पढ़ा होता है। तो जो लोग कहीं ग्रुप में बैठ के बातचीत करें, किसी लड़की की बुराई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी गिरी सोच होती, सबसे ज्यादा अनपढ़ वही होते हैं। ठीक है। या फिर लड़कों के बारे में भी अगर कोई बुराइयां बतिया रहा है कि अरे उनका बेटा पढ़ने गया, अगर वो भी उसके बारे में बुराई करे, सबसे ज्यादा वो भी बेकार है। स्त्री पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बेटी हो, सबको समान अवसर दिया जाए। तो इस हिसाब से हम ये समझ के चलते हैं कि भैया चाहे जितने भी अशिक्षित लोग हैं उनको भी पढ़ाने लिखाने के लिए हम बताएं स्त्रियों को, ताकि उनमें भी जागरूकता उत्पन्न आ जाए। ठीक है। चलिए, सरकार और प्रशासन के ऊपर यह दबाव बनाया बनाया जाए कि जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं स्त्रियों के लिए, उनको लागू किया जाए, सख्ती से उनका पालन किया जाए, ताकि स्त्रियों का कोई शोषण न कर पाए। यह भी मूल सुधारवादी नारीवाद का और एक तरीके से हम कह सकते हैं समाजवादी नारीवाद का प्रमुख लक्ष्य है। जितने भी लक्ष्य हैं इनको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद और एक बात और, जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिला है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं रात में 12 बजे के बाद 2 बजे तक नोट्स भेज देता हूं। ठीक है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जब भी देखूं तो नोट्स भेज देता हूं, उसके पहले क्लासेज रहती हैं, तो आप जैसे ही मॉर्निंग में उठते होंगे तो आपको नोट्स मिल जाता है। ठीक है। तो जो बच्चों को नहीं मिल पाता, परेशान मत होया करिए। आप सभी लोग एक तरीके से पढ़ रहे हैं, अध्यापक का जैसे ऑफलाइन में सपोर्ट करते हैं, एक तरीके से शांति बना के रखते हैं, यहाँ पे भी शांति बना के रखा करिए, तो चीजें बेहतर हो पाएंगे। ठीक है। ताकि मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा रुचि आए, क्योंकि क्या होता है ना, अध्यापक जो भी प्रेजेंट समय में सोचता होता है वही वो पढ़ा रहा होता है। तो उसको भटकाने से अच्छा है कि उसका सपोर्ट करें, ताकि वो बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पाए। ठीक है। तो ये उम्मीद कर देंगे ये सपोर्ट आपका बना रहेगा। मैं नोट सबको प्रोवाइड कर दूंगा, काहे परेशान होते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद नारियों को सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करिए। यानी जो भी समाज में क्रियाकलाप है, कोई भी, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि मान लीजिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं, या फिर तरह तरह के जितने भी हम त्योहार वगैरह मनाते हैं, जहां पे सार्वजनिक मंच का आयोजन होता है, वहां पे स्त्रियों के हाथ में माइक दीजिए, उनको भी बोलने के लिए प्रोत्साहित करिए। कहोगे सर जी बहुत लंबी लंबी बात कर रहे हैं, ये करना आसान है क्या? नहीं भैया, ये आसान नहीं है, लेकिन जो आसान इसको करता है उसी को हम लोग समाजवादी नारीवाद के अंतर्गत रखते हैं, उसी को मूल सुधारवादी नारीवाद के अंतर्गत रखते हैं, उसी को हम आंदोलनकर्ता कहते हैं, आंदोलनकारी कहते हैं, उसी को क्रांतिकारी कहते हैं। ठीक है। जो ये क्रियाकलाप करते हैं, ये आसान नहीं है, लेकिन जो इसे करते हैं वो अपने आप में महान होते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा के संकल्प को पूर्ण करना। यानी सार्वभौमिक मतलब सभी को, बिना किसी भेदभाव पे सभी को शिक्षा देना, और अनिवार्य शिक्षा करना। ठीक है। ताकि वो जीवन को सुचारू रूप से चला पाए। ये शिक्षा को एक तरीके से, ये जो संकल्प है, इसको पूर्ण करना ही समाजवादी और एक तरीके से फेमिनिज्म का ये सब अर्थ होता है, नारीवाद का ये मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद पृथक विद्यालय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। यानी जो भी स्त्री अगर आपको जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती, जैसे वो व्यवसायों का चूज करना चाहती हैं, उस हिसाब से उनका पाठ्यक्रम का चुनाव करने में उनकी मदद करिए, उनकी सहायता करिए, ताकि वो भी एक तरीके से बराबर के हिस्सा में आ पाए। ठीक है। उम्मीद करते हैं इस 9 पॉइंट को समझे होंगे, 10 पॉइंट को भी समझ लीजिए। ठीक है। नारियों को आर्थिक अधिकार प्रदान करना, कहने का मतलब है उनको भी आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए आर्थिक अधिकार प्राप्त करिए। ठीक है। यानी जो पितृसत्तात्मक में जो उनकी संपत्ति वगैरह है, उनको ऐसा अधिकार दीजिए ताकि वो भैया अपना अपना जीवन का रक्षा स्वयं कर पाए। यह भी नारी को आर्थिक अधिकार प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। 10 पॉइंट को अगर अच्छे से समझ गए, एक एक पॉइंट को तो यस करिए। थोड़ा सा नारीवाद को, उदारवादी नारीवाद को, लिबरल फेमिनिज्म को समझ लीजिए। देखिए, उदारवादी नारीवाद का इतिहास पितृसत्ता के अन्य सिद्धांत के इतिहास से लंबा है। उदारवादी नारीवाद पुरुष की समानता के सिद्धांत पर आधारित। कहने का मतलब है कि जो समानता हम पुरुष को दे रहे हैं, जो फ्रीडम हम पुरुष को दे रहे हैं, उदारवादी नारीवाद कहते हैं भैया वही हम अधिकार, वही समानता का सिद्धांत हम स्त्रियों पे लागू करेंगे, और यही लिबरल फेमिनिज्म होता है। 3 मैं आपको फेमिनिज्म पढ़ाया हूं, तीनों को उम्मीद करते समझ गए होंगे। एक बार अगर समझ गए हैं तो यस करिए। उम्मीद करते हैं
अभी इसका निष्कर्ष भी बता दूंगा, उसके पहले द परफेक्ट स्टडी को आप नए हैं तो जुड़ भी सकते हैं और ये लाइक वाइक कर सकते हैं, चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, द परफेक्ट स्टडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। चलिए, अपना 100% देते हैं ताकि आप बेहतर समझ पाए। अब आइए थोड़ा सा हम निष्कर्ष आपको बताना चाहेंगे। आज हम लोग पढ़े हैं भैया, आप थोड़ा सा आंदोलन के बारे में, मूल सुधारवादी, नारीवाद, समाजवादी। देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, लिंग, विद्यालय और समाज, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिंग विभेदीकरण की बात करेंगे, लिंग असमानता की बात करेंगे, समाज में कैसे कुरीतियां हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। ये इसका निष्कर्ष बता दिया कि इस पूरे पूरे हम लोग चैप्टर में हम लोग इसी की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि सेक्स और जेंडर को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक यानी मदरहुड को पढ़े थे। आज हम लोग मूल सुधारवादी, नारीवाद को पढ़ लिए। अब एक क्लास लेके आने वाला हूं जिसमें हम लोग क्लास को पढ़ेंगे, जिसमें हम कास्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्ग को पढ़ेंगे। इन सब चीजों को पढ़ते हुए आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पेपर को भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, उसके भी कुछ चैप्टर्स हो गए। सीटेट की क्लास जो अभी द परफेक्ट स्टडी पे चल रही है उसको ज्वाइन किया करिए। देखिए, मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि जो बच्चे पढ़ते हैं द परफेक्ट स्टडी पे वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो मैं वैसे ही बिल्कुल थम के क्लास चलवाता हूं। और हाँ, सीटेट की क्लास में भी जल्दी प्रारंभ कर देता हूं। 6 चैप्टर आई थिंक पढ़ाना भी है, तो वहां से क्लास जल्दी प्रारंभ हो जाएगी, थोड़ा सेटअप ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे फेमिनिज्म का हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये कहेंगे कि भैया समाज में स्त्री पुरुष को हम बराबर का दर्जा देंगे, और इस दर्जा को दिलाने के लिए जो आंदोलन, जो क्रांति, जो एक तरीके से संगठन चलाया गया, उसे हम मूल सुधारवादी, उसे हम समाजवादी, उसे हम नारीवाद कह सकते हैं। और नारीवाद का अर्थ ही होता है, सर आपने बताया था, नारीवाद का अर्थ होता है सर, नारी का अर्थ होता है स्त्री, वाद का अर्थ होता है सर विचार, यानी स्त्रियों से रिलेटेड विचार को ही हम नारीवाद कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को समझ गए होंगे। एक बार इस क्लास को और देखिएगा, खूब बेहतर तरीके से समझेंगे, अपना 100% देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब पॉइंट समझ में आ पाती है, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। देखिए भैया, चंडीगढ़ का कुछ मामला भी सामने आया है, तो इन सब चीजों से अपने बचा के रहिए। कोई भी आपको एक्स्ट्रा अननोन पर्सन फोटो मांगे, कुछ भी वीडियोज वगैरह मांगे, तो बिल्कुल उसको सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, ठीक है। उसको ब्लॉक कर दीजिए, उससे बातचीत करना बंद कर दीजिए, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग रहिए। कहते हैं ना, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, अपना सुरक्षा करते रहिए। सभी बहन बेटी भाई दोस्त अपना ख्याल रखिए। मिलती है अपनी अगले क्लास में। अपना ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई आपका